इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट इंजन की, यानी एक ऐसा इंजन जो न्यूटन चाचा के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए और फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन को प्यार से नमस्ते करते हुए लाइट की स्पीड पर चलने का दावा कर रहा है। एटलीस्ट कुछ लोगों को तो ऐसा ही लगता है। तो सबसे पहले समझेंगे समस्या को और उसके बाद समझेंगे उसके समाधान को। तो चलो बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। और जिस समस्या के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस समस्या को किसी तरह से सुलझा दे तो ये दुनिया आपको मानव इतिहास का सबसे महान और शक्तिशाली इंसान बना देगी। और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। सब जानते हैं कि हमारी दुनिया एक दिन खत्म जरूर होगी और अगर मानव जाति को अपना भविष्य बचाना है तो हमें किसी न किसी ग्रह पर अपना ठिकाना बनाना ही पड़ेगा। चाहे वो ग्रह हमसे दूर या हमारे पास ही क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना ही पड़ेगा जिससे हम किसी दूसरे ग्रह पर आसानी से पहुँच सकें। तो आखिर दूसरे ग्रह पर ठिकाना बनाने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपको यकीन नहीं होगा कि आसान से लगने वाले इस सवाल का जवाब इतना पेचीदा है जिसे आज तक वैज्ञानिक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो जी सबसे बड़ी समस्या है टाइम और एनर्जी। अब ना तो हम समय को सही से समझते हैं और ना ही ऊर्जा को। पर समय और ऊर्जा कैसे समस्या हो सकते हैं? देखिए, हम स्पेस में ट्रैवल करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास अभी तक ऐसा कोई रॉकेट है ही नहीं जो हमें कम से कम समय में किसी दूसरे ग्रह पर भेज सके। और अब आता है सवाल कि हम अभी तक ऐसा कोई रॉकेट क्यों नहीं बना पाए जो इस समस्या को सुलझा सके। तो उसका कारण है ऊर्जा। किसी भी रॉकेट की रफ्तार उसके फ्यूल के द्वारा पैदा की जा रही ऊर्जा पर निर्भर करेगी। अब जितनी ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध होगी उतनी ही ज्यादा रॉकेट की रफ्तार भी होगी और जितनी ज्यादा रॉकेट की रफ्तार होगी उतना ही हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी को तय कर पाएंगे। तो जी अब आता है सवाल कि हम ऊर्जा की समस्या को कैसे सुलझाएं। तो इसे सुलझाने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं, मतलब मुझे दो पता है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। तो उन दो तरीकों में पहला है कि क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को भर लें या फिर ऊर्जा का कोई नया स्रोत खोज लें, मतलब कोई नए तरह का फ्यूल। अगर मैं ऊर्जा के नए स्रोत की बात करूं तो इस बात की तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि हमें नया ऊर्जा का स्रोत खोजने में कितना समय लगेगा। ये तो उम्मीद पे दुनिया कायम है वो वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम पहले से ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करें तो इससे भी समस्या ना सुलझने वाली, क्योंकि ऐसा करते ही रॉकेट पहले से बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा और फिर भूल जाओ, समस्या तो ना सुलझती है बल्कि ये पहले से ज्यादा और उलझ जाएगी। लेकिन अगर हम किसी तरह से इस ऊर्जा की समस्या को निपटा लें तो भी हमें ये नहीं पता कि क्या इस बढ़ी हुई ऊर्जा को रॉकेट का ढांचा झेल पाएगा। और यही कारण है कि रॉकेट साइंस को सबसे जटिल विज्ञान कहा जाता है। पर अच्छी खबर ये है कि इस समस्या को सुलझाने की शुरुआत हो चुकी है। याद रखिए, समस्या सुलझी नहीं है बल्कि शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत की है मंगल पर दंगल की मशक्कत में महारत हासिल करने में लगे मस्क बाबू ने। बोले तो अपने एलोन भैया, जो आजकल स्पेस में स्टारलिंक नाम का कूड़ा फैला रहे हैं। सब पैसे का खेल है। वैसे ये मस्क बाबू के बारे में मेरे पर्सनल विचार हैं, हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, कोई बात नहीं। तो जी अब सुनो आगे। नासा के एक वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड बर्न्स ने मस्क बाबू की कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर एक नए तरह का इंजन का कॉन्सेप्ट रखा है जिसे उन्होंने नाम दिया है हेलिकल इंजन का, जो बिना किसी फ्यूल के, हाँ जी बिना किसी फ्यूल के, लाइट की 99% रफ्तार पर चल सकता है, ऐसा उनका दावा है। और ये काम करेगा एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत पर। और जो लोग रिलेटिविटी को समझते हैं उनकी तो मौज आने वाली है, और जो रिलेटिविटी को नहीं समझते हैं भाई साहब उनके लिए तो मैं सहानुभूति ही दे सकता हूँ। अब नहीं, इसके अलावा एक काम और कर सकता हूँ, मैं अपनी रिलेटिविटी सीरीज की सारी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन रिलेटिविटी को समझने के लिए भी कर रहा हो तो आप उसे जाकर देख सकते हो। तो अब सुनिए बहुत ध्यान से। डॉक्टर बर्न्स ने ये कहा कि जब कोई मास लाइट की रफ्तार के नजदीक पहुंचता है तो वो पहले जैसा नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, बोले तो वो बढ़ जाएगा। अब ये बात उन लोगों को सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी जो रिलेटिविटी का स्वाद चख चुके हैं, और ये वो लोग हैं जो फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका फिजिक्स के साथ अभी भी युद्ध विराम नहीं हुआ है? आखिर वो ये बात कैसे मान ले कि रफ्तार बढ़ने के साथ मास की वैल्यू बदलती है? अगर आप मेरे से मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मैं पर्सनली डॉक्टर बर्न्स की बातों से सहमत नहीं हूँ, और ये बात मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं उनकी तरह रॉकेट साइंस को ना जानता हूँ या उतना ना जानता हूँ जितना वो समझते हैं। लेकिन फिजिक्स के मामले में अरे गहरे तो हम भी ना है, क्योंकि मैं फिजिक्स को
भी समझता हूँ और मेरा फिजिक्स के साथ युद्ध विराम भी नहीं हुआ है। अब इस बात का क्या मतलब निकला? देखिए, सच ये है कि रफ्तार बढ़ने पर मास बदलता है, लेकिन ये भी सच है कि रफ्तार बढ़ने पर मास नहीं बदलता, बल्कि ऐसा हम कहते हैं कि मास बदल रहा है। अब आप कहोगे, हैं? इस बात का क्या मतलब निकला? मतलब कुछ भी, ये तो सुनने में ही ऊट पटांग लग रही है। क्योंकि अगर आप सही हो तो क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन गलत है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ही दिया हुआ है। देखो, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन सही हैं, तो ये एक सवाल और खड़ा करता है, और वो ये कि क्या न्यूटन गलत है? क्योंकि न्यूटन चचा के हिसाब से अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी फिक्स रहेगा, क्योंकि मास तो कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ना बदलने वाला। ये मेरे विचार नहीं है, बल्कि फिजिक्स की किताब में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मेरे पास एक वैलिड रीजन है कि मैं मास को बदलने वाली बात को चैलेंज कर सकूं। अब जो बातें मैंने ऊपर बताई, इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला ये कि फिजिक्स के चाचा और फूफा में तलवारें खिंच चुकी हैं, क्योंकि अगर मास बदला तो न्यूटन गलत हो जाएंगे, और अगर ना बदला तो भैया आइंस्टाइन गलत हो जाएंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका मैंने प्रॉपर रीजन दिया है, क्योंकि रिलेटिविटी सही है, ये हम जानते हैं, प्रूव हो चुका है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सही है, ये भी हम जानते हैं, ये भी प्रूव हो चुका है। पर दोनों एक साथ सही कैसे हो सकते हैं, ये आप नहीं जानते हो, लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं। और कमाल की बात ये है, मैं भी ये बात जानता हूँ, और मेरा वादा है आपसे, आज के बाद ये बात आप भी जान जाओगे। तो जी, जो मैंने आपको बताया उसे समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि रिलेटिविटी और मास के बीच में आखिर रिश्ता क्या है, और उसे समझने के बाद ही आप समझ पाओगे लाइट इंजन को। अब देखो, मास को मैं पहले ही एक वीडियो में समझा चुका हूँ, तो मैं उसी की एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर लगा रहा हूँ, जो शुरू होती है अब। अगर मास समझ में आ गया तो समझो सब समझ में आ गया। किताबों में लिखी मास की डेफिनेशन कतई जहर है, उसे बदलने की सख्त जरूरत है। ये मेरे खुद के विचार हैं। अगर आप इससे सहमत ना भी हो तो भी चलेगा, खुद की बना लो। किताबों में मास को वेट और मैटर की क्वांटिटी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मैं मास को इनर्शिया नापने का जरिया मानता हूँ। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। अब ये इनर्शिया किस खेत की मूली है भाई साहब? ये न्यूटन के खेत की मूली है, जिसकी सलाद काटी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब इनर्शिया ने ऐसा क्या बोला? इनर्शिया ने बोला, अपन को छेड़ने का नहीं, अगर छेड़ा तो अपन छोड़ेगा नहीं। लेकिन फिजिक्स को मजाक में लेने वाले दुर्दांत विद्यार्थियों ने, और दुर्दांत बोले तो हिंसक, बेकाबू, किसी की ना सुनने वाला व्यक्ति, बस इतनी पर्यायवाची याद है मुझे अब। तो दुर्दांत विद्यार्थियों ने इनर्शिया की सलाह को ना मानते हुए पत्थर पर पैर दे मारा, और उसके बाद इनर्शिया बोला, कैसी लगी आगे स्वाद? इसके बाद इनर्शिया को सब सीरियस लेने लगे और बोले, प्रभु आप चाहते क्या हो? तो इनर्शिया बोला, बेबी को बेस पसंद हो सकता है, पर अपन को चेंज पसंद नहीं है। तो अगर मैं विश्राम की अवस्था में हूँ तो मैं विश्राम में ही रहना चाहता हूँ, यानी अगर मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहना चाहता हूँ, और अगर मैं मोशन की अवस्था में हूँ तो मैं मोशन में ही रहना चाहता हूँ। अब जैसे ही खुरापाती खोपड़ी के धनी विज्ञान के विद्यार्थियों को ये बात समझ में आई, तो वो बोले, ये बड़ा चौधरी बना फिर रहा है। और क्योंकि अब ये बात उन्हें समझ आ चुकी थी कि इनर्शिया कैसे काम करता है, तो खूंखार विद्यार्थियों ने सोचा, चलो इसकी गुद्दी रगड़ देते हैं। और वो ले आए फोर्स नाम का एक हथियार, जिसे लगा लगा कर उन्होंने बार बार रेस्ट वाले इनर्शिया को मोशन में और मोशन वाले इनर्शिया को रेस्ट में लाना शुरू कर दिया। फोर्स लगा के इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को भी बदला जा सकता है। अब यहाँ तक सब ठीक था, और अब बारी है दिमाग के बत्ती जलाने की। अब आपके दिमाग में आएगा एक सवाल, अब अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन नाम के दो खूंखार टॉपिक फिजिक्स में हैं, तो भाई साहब मास कौन सी घुइयां छील रहा है? फिर तो मास ऑफ रेस्ट और मास ऑफ मोशन भी होना चाहिए, क्योंकि बिना मास के तो इनर्शिया ना होता। अब ये जो मास ऑफ रेस्ट है, इसे तो रेस्ट मास कहते हैं, जिसे किताबों में पूरा सम्मान मिला है। लेकिन मास ऑफ मोशन नाम की तो किताबों में कोई चीज है ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने एक नई चीज थमा दी, और वो है रिलेटिविस्टिक मास। ओह, बहुत कंफ्यूजन है। ऐसी हरकतें कौन करता है? हमारे और आपके बीच में से निकले हुए वैज्ञानिक, और कौन करेगा? वो लोग ऐसे ही उठपटांग काम करते हैं। पहले गलती से किसी चीज को बनाते हैं, फिर उसमें कमी निकलती है तो उसको सुधारने के लिए किसी और चीज को बना डालते हैं, ये सोचे समझे बिना कि बाद में आने वाली पीढ़ी जब इस चीज को पढ़ेगी तो उनके दिमाग का सत्यानाश हो जाएगा। और ये चीज यहाँ पर भी हुई है। अभी समझाता हूँ पूरा माजरा। अब सवाल आता है ये कि वैज्ञानिकों ने मास ऑफ मोशन को रिलेटिविस्टिक मास क्यों बोला? कहीं वैज्ञानिक सबके मजे तो नहीं ले गए? या फिर इस वीडियो में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब मेरी
मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो दिमाग आईसीयू तक पहुंच जाएगा। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो मैं कहूंगा मास रेस्ट पर है, और मास होने की वजह से उस चीज के पास इनर्शिया भी होगा, तो उस इनर्शिया को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाएगा। अब मान लेते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कोई फोर्स F बदल सकती है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना मास उतना ही इनर्शिया, और उसको बदलने में उतनी ही फोर्स लगेगी, और ये तीनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। लेकिन कमाल की बात ये है कि जैसे ही कोई मास लाइट की रफ्तार के नजदीक पहुंचता है, तब ये मास इनर्शिया के बराबर नहीं रहता। क्यों जी, चक्कर आ रहे हैं? और करो फिजिक्स के महंगे नशे, अभी और आएंगे। अब क्योंकि आप लोग इतने भले तो हो नहीं कि मैं कुछ बोलूं और आप मान लो, तो मैं भी पूरी तैयारी से आया हूँ, एक एक बात को साबित करूंगा। अब बारी है दोबारा ध्यानचंद बनने की, तो ध्यानचंद बनो और सुनो कि हाई स्पीड पर मास और इनर्शिया बराबर नहीं होते, और ये बराबर क्यों नहीं होते ये अब हमें जानना है। अब कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम ने हमें ये बताया कि मास को ना तो हम बना सकते हैं ना हम मिटा सकते हैं। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम सही है, जो कि सही है ही, तो मुझे ये मानना ही पड़ेगा कि लाइट के 50% रफ्तार पर चलता हुआ मास अभी भी उतना ही है जितना रेस्ट के समय था, लेकिन अब इनर्शिया उतना नहीं है जितना पहले था। और ये बात हमें कैसे पता? एक्सपेरिमेंट से पता करा है भाई साहब। कौन सा एक्सपेरिमेंट था भाई? वो पार्टिकल एक्सेलरेटर वाला। जब पार्टिकल एक्सेलरेटर में किसी पार्टिकल की रफ्तार को बढ़ाया गया, तो ये पाया गया कि रफ्तार को बढ़ाने में लगने वाली फोर्स पहले से बढ़ती जा रही है। हर बार जब भी थोड़ी सी रफ्तार को बढ़ाया गया, तो पहले से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये मान लें कि मास नहीं बदल रहा, तो उस हिसाब से इनर्शिया भी नहीं बदलना चाहिए। और आपको याद होगा, जब इनर्शिया चौधरी बनकर घूम रहा था, तब खुरापाती विज्ञान के विद्यार्थियों ने फोर्स लगाकर इनर्शिया को बदला था, रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने तो ये साबित किया कि तेज रफ्तार पर इनर्शिया को बदलने के लिए हर बार फोर्स को बढ़ाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर फंस गए फिजिसिस्ट, बहुत बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि अगर फोर्स बढ़ रही है तो इसका मतलब इनर्शिया भी बढ़ रहा है, और अगर इनर्शिया बढ़ रहा है तो इसका मतलब मास भी बढ़ रहा होगा, और अगर मास को बढ़ाया तो कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम खत्म, फिनिश, चैप्टर खत्म। पर कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम तो ये कहता है कि मास बढ़ ही नहीं सकता। ऐसे फंसे फिजिसिस्ट के दिन का चैन और रात की नींद सब हराम हो गया, क्योंकि जो आंखों से दिख रहा है उसे तो झुठलाया जा नहीं सकता, और जो दिख रहा है अगर उसे सच मान लिया तो कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम की अर्थी उठनी पक्की थी। यानी फिजिक्स का एक ऐसा बेसिक नियम जिसके कंधों पर पूरी फिजिक्स टिकी हुई थी, उसका चैप्टर निपटाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब बदलो पूरी फिजिक्स को शुरू से। तभी कुछ अति चतुर चालाक फिजिसिस्ट सामने आए और एक सलाह दी, चलो एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं कि तेज रफ्तार पर मास इनर्शिया के बराबर नहीं होता, और ऐसा करने पर तेज रफ्तार पर बिना मास बढ़ाए इनर्शिया बढ़ जाएगा, और इनर्शिया बढ़ा तो फोर्स बढ़ने से भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। अरे वाह वाह, बच गई जान सबकी, चलो पार्टी करते हैं। तभी एक खूंखार फिजिसिस्ट जो कोने में खड़े होकर ये सब नौटंकी देख रहे थे, खड़े हुए और बोले, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम सब लोगों ने? इनर्शिया का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, इनर्शिया तो मास की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में उसका फॉर्मूला लिख लिख कर हल्ला मत काटना। अब भाई साहब, वैज्ञानिकों के बीच में ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे किसी ने उनकी दोनों किडनी छीन ली हो, और उन्हें ये बात अब पता चली हो। तब आए गिलबर्ट न्यूटन लुइस और रिचर्ड सी टोलमैन। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, इनका नाम बेशक अजीब हो, लेकिन ये दोनों कमाल के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और बोला, अब कोई चारा नहीं है, हमें ये मानना ही पड़ेगा कि तेज रफ्तार पर मास बदलता है। और इन दोनों ने रिलेटिविस्टिक मास नाम का नया चूर्ण विज्ञान के विद्यार्थियों को थमा दिया, क्योंकि अगर ये मास को बदल देते तो कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम का चैप्टर निबट जाता, बोले तो फिजिक्स का ही वजूद खतरे में आ जाता। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो कि रिलेटिविस्टिक मास का मतलब ये कतई भी नहीं है कि मास असलियत में बढ़ रहा है, बल्कि तेज रफ्तार पर इनर्शिया को बदलने वाली फोर्स के बढ़ने की वजह से हम ऐसा मानते हैं कि मास बढ़ रहा है, क्योंकि इनर्शिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मास पर ही निर्भर करता है। अब भाई साहब, क्योंकि मार्केट में नई चीज आ चुकी थी तो इसके नखरे भी झेलने पड़ते, और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि रिलेटिविस्टिक मास की एंट्री होते ही ऐसी ऐसी चीजें खतरे में पड़ी जिसे बचाने के चक्कर में फिजिसिस्ट के तोते उड़ गए। आपने मोमेंटम की ये इक्वेशन तो देखी ही होगी।
होगी, 7वीं 8वीं या 9वीं क्लास की किताबों में लिखी हुई है। सबसे पहले रिलेटिविस्टिक मास ने इसी को निपटाया। रिलेटिविस्टिक मास बोला क्या 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 भाई, ये क्या लगा रखा है तुम सब लोगों ने? इस मोमेंटम की इक्वेशन में ये जो m है ये तो रेस्ट मास है, और अगर ये रेस्ट मास है तो इसके साथ वेलोसिटी क्या कर रही है भाई, क्या कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोग रेस्ट मास के साथ वेलोसिटी लगा लो? वेलोसिटी के साथ तो वेलोसिटी वाला मास होना चाहिए। बोले तो हम पे ध्यान दो, हम पे। रिलेटिविस्टिक मास को डालो यहाँ पर, रेस्ट मास को निकालो यहाँ से। भाई साहब, रिलेटिविस्टिक मास ने मोमेंटम खत्म कर दिया, न्यूटन का नियम ही निपटा दिया। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स को मानने वालों की तो इज्जत पे हमला हो चुका था। वैज्ञानिकों ने रिलेटिविस्टिक मास की ऐसी कड़वी गोली बना दी थी जो ना निगली जाए ना उगली जाए। तो न्यूटन की इज्जत बचाने के लिए मोमेंटम का नया फॉर्मूला बनाया गया। और कमाल की बात है, ये बात आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, जबकि होनी चाहिए। पर एक चीज अच्छी है, मुझे ये बात 25 साल के आसपास समझ में आई थी और आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो ये है वो मोमेंटम का नया फॉर्मूला। और ये जो आप किताबों में पढ़ते हो कि P = mv, भाई साहब बिल्कुल गलत है। ये ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये वाला है असली फॉर्मूला। अब यहाँ आएगा आपके दिमाग में एक सवाल, आना भी चाहिए, अगर ये फॉर्मूला गलत है तो हमारे आंसर ठीक कैसे आते हैं? ये कौन सी बड़ी बात है, अभी समझा देता हूँ। आपके आंसर इसलिए सही आते हैं क्योंकि गामा की वैल्यू को 1 से बड़ा करने के लिए किसी भी मास की रफ्तार लाइट के आसपास होनी चाहिए। कम से कम लाइट के 10% तो जरूर होनी चाहिए। अब क्योंकि आम जिंदगी में तो ये रफ्तार संभव है ही नहीं, तो इसलिए हमने गामा को वहाँ फॉर्मूले में लिखा ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो इस तरीके से आप काम चलाकर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ एक और सवाल आता है, आखिर ये गामा हाथ कहाँ से लगा? ये हाथ लगा इस फॉर्मूले से, और ये वाला जो फॉर्मूला है यही है रिलेटिविस्टिक मास। और ये रिलेटिविस्टिक मास वैसे वैसे बढ़ता है जैसे जैसे किसी मास की रफ्तार लाइट के नजदीक पहुंचती जाती है, और लाइट की रफ्तार पर रिलेटिविस्टिक मास इनफाइनाइट हो जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि रफ्तार बढ़ने पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मास बढ़ रहा है, जबकि असलियत में मास नहीं बदलता। यानी चचा भी खुश और फूफा भी खुश। अब लगाते हैं इस बदलते हुए मास के कॉन्सेप्ट को लाइट इंजन पर। अगर फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में एक बॉक्स के अंदर मास को आगे पीछे दीवारों से टकराया जाए तो न्यूटन चचा के द्वारा दिए गए मोशन का तीसरा नियम ये कहता है कि हर एक्शन की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो उसी के हिसाब से बॉक्स रिएक्शन करेगा और वो आगे पीछे हिलना शुरू कर देगा। बात बिल्कुल सीधी सी है और बड़ी आसानी से समझ में भी आती है। और अब शुरू होता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन क्या हो अगर टकराने वाला मास लाइट की स्पीड के आसपास हो? तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि हमारे पास ऐसा जुगाड़ है जिससे मास को लाइट की स्पीड के करीब ले जाया जा सकता है, और वो है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, जहाँ पार्टिकल नियरली लाइट के 99% रफ्तार को हासिल कर चुके हैं। तो अगर ये टकराने वाला मास लाइट की स्पीड के आसपास हो तो हम ये कह सकते हैं कि मास बदल जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। मतलब असली वाला तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अरे यार समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब मास एक्चुअल में तो नहीं बदलेगा, लेकिन गामा फैक्टर की वजह से बदल जाएगा। सीधा सीधा मतलब तो यही निकलता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। तो जैसे ही ये टकराएगा ये बॉक्स को झटका देगा और बॉक्स आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन टकराने के बाद ये अपनी रफ्तार खो देगा। मतलब इस मास की रफ्तार घट जाएगी, और आप जानते हो कि अगर रफ्तार घटी तो मास की वैल्यू भी घटेगी। अब ये घटा हुआ मास जब इस बॉक्स के पीछे टकराएगा तो ये रफ्तार को ज्यादा नहीं घटा पाएगा, क्योंकि अगर मास चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है मोमेंटम भी चेंज होगा। और क्योंकि अब दीवार पर पहले से कम मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है तो नेट मोमेंटम आगे की ही तरफ रहेगा, और धीरे 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 रफ्तार बढ़ते हुए लाइट की रफ्तार के आसपास पहुंच जाएगी। अब भैया डॉक्टर बर्न्स इस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में कैसे बदलेंगे वो तो सिर्फ वही बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बात में दम है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ परेशानियों का पहाड़ भी उतना ही बड़ा है। क्योंकि अगर मान ले कि ये इंजन बना लिया जाए तो कम्युनिकेशन कैसे करोगे? क्योंकि अगर रॉकेट लाइट की रफ्तार के आसपास चलेगा तो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाली रेडियो वेव्स भी तो लाइट की रफ्तार पर चलती हैं। तो लाइट की रफ्तार पर चलते हुए रॉकेट की वजह से धरती और रॉकेट के बीच में बढ़ने वाली दूरी भी तो लाइट की रफ्तार से बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाली रेडियो वेव्स धरती तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी जब तक रॉकेट रुक ना जाए या उसकी रफ्तार ना घट जाए। और दूसरी समस्या है ब्लड विजन। इतनी तेज रफ्तार पर ना तो कुछ दिखाई देगा और ना ही कुछ समझ में आएगा। हमारी आंखें
और दिमाग दिखाई दे रही चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर समस्या तो बहुत है, और अगर आपके पास कोई समाधान है तो दुनिया आपके लिए पलके बिछाकर आपका इंतजार कर रही है, और आपकी कामयाबी हमारे देश की कामयाबी होगी। तो इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।